हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे सेल के बारे में कि उसका एक्सपेरिमेंट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? कल हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे सेल डिवीजन होता है, न्यू सेल्स कैसे बनती है, टू डॉटर सेल्स होती है, ओमनी सेल, ये सारी बातें हुई थी। तो आज मैंने क्या किया है कि मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं समझाते रहती हूँ तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे पास कुछ वैसा बोर्ड वगैरह तो है नहीं ना। तो इस वजह से मैंने पहले ही लिख लिया है। आई होप आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ अनियन पील के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो अनियन के पील पे हुआ। उसकी एक थिन ली गई लेयर ली गई थी, उसको एक कवर स्लिप पे रखा गया और उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें पता चला कि सेल वॉल दिखी उनको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा और न्यूक्लियस दिखा। ठीक है। फिर ठीक इसी तरीके से ह्यूमन चीक सेल के लिए किया गया, मतलब एनिमल सेल्स में। तो उनको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा और न्यूक्लियस, सेल वॉल अपसेंट थी उसमें। तो इसके थ्रू पता चला कि सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती है और प्लांट सेल्स में होती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। टू टाइप की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब आप देखो, ज़्यादातर बायो में क्या होता है ना, शब्दों को तोड़ के बनाया जाता है। तो जैसे प्रो हो गया, प्रो मतलब प्रिमिटिव हो गया, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। तो कैरियोटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस होता है हमारा, और यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। आई होप आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा ये। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई ट्रू न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इसमें, इसका मतलब इसमें ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो अपसेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें अपसेंट होती हैं। और यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट कॉमन थिंग्स की बात करें जो दोनों में पाई जाती है, दोनों का मतलब है जो प्रोकैरियोटिक में होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म, ये तीन चीज़ें प्रोकैरियोटिक में होती हैं। ठीक है। अभी हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे बीजी हो गया जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बताना कि जब हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन कैसे आया था? ठीक है। पहले से आया या कंबाइंड फॉर्म में आया? तो जब आप वो पढ़ोगे ना तो उससे भी आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पता चलेगा कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ये। तो ये सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब ज्योग्राफी में नहीं जा रही। तो और माइकोप्लाज्मा, पीपीएल हो गया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स जिसको कहते हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सेल कहाँ होती है, छोटी सेल कहाँ होती है, लंबी सेल कहाँ होती है। तो अगर ऐसे आ जाए कि सबसे कोई ऑप्शन ना दे, ऐसा है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहाँ होती है, तो वो माइकोप्लाज्मा में होती है, जो बैक्टीरिया है जिसका साइज होता है आप देख सकते हो 0.3 mm, 0.3 mm होती है माइक्रो। तो यहाँ तक बात करी हमने, 0.3 mm होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल। बट सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच के एग में होती है। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आ सकता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहाँ है या लार्जेस्ट सेल कहाँ है। तो ऑस्ट्रिच के एग में होती है। और सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी सेल जो होती है वो नर्व सेल में होती है। देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच की एग में होती है और लॉन्गेस्ट सेल वो नर्व सेल में होती है। ठीक है। ये तो सबसे हो गई, मतलब कोई किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है ह्यूमन में, एनिमल में, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिला के। ठीक है। बट अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें कि ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट सेल किस में होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल ओव्यूम में होती है। ठीक है। ओव्यूम आपको पता ही होगा। ठीक है। ओवरी में ओव्यूम होता है, ओव्यूम एग रिलीज़ करता है, ये सारी चीज़, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जब मैं आपको रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसमें रहेगा। ठीक है। अभी तो हम सेल की बात कर रहे हैं। तो ओव्यूम में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, और जो कि एक फीमेल गैमेट है। ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है स्पर्म में, स्पर्म जो कि एक मेल गैमेट होता है। ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना आप। सबसे देख लो आप अच्छे से, स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म में होती है, और ओवियम में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया को एक्चुअली ना उनका नेचर जो होता है वो प्लियोमॉर्फिक नेचर होता है। प्लियोमॉर्फिक नेचर ये आप देख सकते हो। प्लियोमॉर्फिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि ये अपना जो नेचर है वो चेंज करते रहते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है द बैक्टीरिया शेप चेंजिंग नेचर इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक नेचर। ठीक है, ये ऐसा है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये ऐसा है, मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है। तो द बैक्टीरिया शेप चेंजिंग नेचर इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक नेचर। अब मैं बताती हूँ कि अपने नेचर को चेंज कैसे करते हैं। देखिए ये 4 टाइप के होते हैं। पहला रॉड शेप होता है, रॉड के टाइप में बना भी है जिसको बैसिलस कहते हैं। और एक सर्कुलर होता है जिसको सर्कुलर शेप में है, कोकस कहते हैं। कॉमा होता है, कॉमा का स्ट्रक्चर है ये, विब्रियो शेप कहते हैं जिसको। और एक स्पाइरल होता है जिसको स्पिरिलम कहता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मान लो किसी को बैसिलस हुआ है, ठीक है, अब वो गया दवा लेने, डॉक्टर ने उसको बैसिलस की मेडिसिन दे दी, बट कुछ ही देर में वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो बैसिलस कोकस में चेंज हो जाता है। उसने खाई दवा बैसिलस की, हो गया उसको कोकस। तो इससे क्या होता है, कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं या वो मेडिसिन काम नहीं कर पाती है, तो लोग क्या कहते हैं डॉक्टर ने कैसी दवा दे दी, मतलब डॉक्टर्स को भी ब्लेम करने लगते हैं। और हाँ, ऐसा हो भी सकता है, अब सबको तो इतना नहीं आइडिया रहता ना, तो लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स की गलती नहीं होती है, ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस केस में, बाकी बीमारियों में नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से बैक्टीरिया बैसिलस रहते हैं, बैसिलस से कोकस हो सकते हैं, कोकस से विब्रियो शेप, विब्रियो शेप से स्पिरिलम शेप में हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं प्लियोमॉर्फिक नेचर। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है जिससे आपको समझाने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आप अंदर वाली चीज़ों को देखो, ठीक है। ये जो आपका ये जो लेयर है, ये वाली लेयर यहाँ से जो गई है और जो यहाँ से बरीड हो गई है, मतलब धंस गई है अंदर की तरफ, ये धंसती क्यों है? इसको कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं इसको? मीजोसोम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से आकर ऐसे अंदर की साइड बरीड हो जाती है, क्योंकि एंजाइम बेटर वर्क कर सके अपना, इसलिए ये यहाँ से ऐसे बरीड हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो छोटे छोटे, ये क्या है, ये इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। इंक्लूजन बॉडी का काम क्या होता है, ये एक तरीके से बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल होती है। और ये देखो आप ऊपर, ये सारी चीज़ें, ये फ्लैजिला है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद अब इनके तो हाथ पाँव नहीं है ना, तो इनमें फ्लैजिला हो रहा है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देखो सेकंड वाली जो है, और इसके अंदर हाँ एक चीज़ और है, ये जो बिखरा हुआ है आपको रोज़ की तरह लग रहा होगा, मुझे बनाना नहीं है अच्छे से, सॉरी, लेकिन ये ऐसे बिखरा हुआ एकदम, तो ये डीएनए है। अब इसमें देखो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन पता है ना क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है, जैसे देखो डीएनए बहुत लंबी, अब इसमें 2.2 मीटर की डीएनए है। ठीक है, डीएनए लंबी है, अब वो इतना लंबा, सोचो एक फीते के स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अब वो ऐसे फैला हुआ है, तो वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ सकता है भाई? तो उसके लिए होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो उनको पैकेज करके रखता है, मतलब उनको न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट करके रखता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं थे, तो हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, तो ये बिखरे हुए पड़े हैं साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या करता है, एक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ठीक है, बैक्टीरियाज को एक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, पेनिसिलिन जैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनकी देखो, ये वाली बात मैंने बता दी, ये वाली जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसी का ये चीज़ यहाँ पे जो बरीड हुआ है उसको मेसोसोम कहते हैं। अब उसके बाद ये दूसरी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो आ रही है वो है सेल वॉल, ये रही सेल वॉल। फिर थर्ड लेयर इसमें जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स की है, ये देख रहे हो, ये जो थर्ड लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स की है। ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे। और ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, शायद पता नहीं चल रहा होगा,
ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है और ये होती हैं साइटोप्लाज्म। अगर आपको एक चीज़ पता है, साइटोप्लाज्म में से अगर आप सारे ऑर्गेनल्स को, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे जो, उसमें से सब कुछ हटा लो ना, तो वो एक साइटोसोल बन के रह जाता है। ठीक है, इतनी बार ध्यान में रखना कि साइटोप्लाज्म तो कोई चीज़ हटा लो आप सारे सेल ऑर्गेनल्स, तो वो साइटोसोल बन के रह जाती है। तो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्मा। अब यहाँ पे एक mRNA होता है जिस पे छोटे छोटे, ये देखो, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जिसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है गाइस, अब इसके स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देख लो। मैंने उतना अच्छा बनाया नहीं है, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। जैसे भी बनाया मैंने एक लेबलिंग कर दी है, आपको देखना है तो आप देख लो, वरना गूगल वगैरह पे तो और अच्छे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया आपको, कि समझ आ जाए किसका काम क्या होता है। ये तो बैक्टीरिया की खैर बात और भी और बहुत लंबी है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, आगे तो मैंने अभी लिखा नहीं है, लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको लिख के समझाऊंगी तो वो दिक्कत होगा, अच्छे से दिखता नहीं है। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइको का मतलब होता है एक शुगर। ठीक है, 2 टाइप की शुगर होती है, NAG, NAM। तो वो चीज़ें मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल आज तो इतना ही है, क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी कम है। आज मैंने आपको इतना ही बताया है कि क्या क्या मैंने बता दिया। एक बार फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट ऑफ अनियन पील, अनियन के पील का एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें सेल वॉल दिखी, न्यूक्लियस दिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा। फिर ह्यूमन चीक सेल की स्टडी करी गई, तो उसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दिखा। फिर प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं। और यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। इनमें कॉमन थिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल आप ले लो, साइनोबैक्टीरिया, BGA जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होती है। माइकोप्लाज्मा, PPL हो गया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जिसकी साइज़ 0.3 mm होती है। लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच चेक, लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ओवियम की, और स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म की। ठीक है, अब बैक्टीरिया के नेचर को प्लियोमॉर्फिक नेचर कहते हैं, क्योंकि अपना शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे रॉड शेप है तो बैसिलस है जिसको कहते हैं, तो बैसिलस है तो कोकस हो सकता है, कोकस है तो विब्रियो हो सकता है, और विब्रियो है तो स्पिरिलम हो सकता है। और इसको आप ध्यान में रखना कि रॉड शेप को बैसिलस कहते हैं, सर्कुलर को कोकस कहते हैं, कॉमा को विब्रियो शेप कहते हैं, स्पाइरल को स्पिरिलम कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इनके स्ट्रक्चर के पास हम। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होती है, जिसको सेल इन्वेलप भी कह सकते हैं हम। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों मिलके एक सेल इन्वेलप बनाते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स है। और सेकेंड लेयर जो है वो सेल वॉल है, थर्ड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। उसके अंदर ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके अंदर ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है। मैंने कहीं लिखा होगा साइटोप्लाज्म, सॉरी यार। तो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म है। शायद मैंने लिखा नहीं है साइटोप्लाज्म के बारे में। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्रिएट। तो ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। और ये जो अंदर की तरफ बरीड हो जाता है, इसको मेसोसोम कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है जिससे एंजाइम अपना वर्क बेटर वर्क कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, इस वजह से ये बरीड होता है अंदर की तरफ। और ये इंक्लूजन बॉडी होती हैं। ठीक है, ये mRNA है जिस पे कुछ राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, और इस कारण से इनको पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और ये होता है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है जो। ठीक है, ये एक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। और ये होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हो गया सारी चीज़ें। और ये नेक DNA होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए इनको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। और ये फ्लैजिला होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, बाकी की बातें हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आगे तक पहुँचाइए, जिससे कि मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। ओके, बाय।